oscillation of LCR circuits. वो कंप्लीट हो गया क्या? ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट होगा, एलसीआर में। No sir, उसका definition वो डेफिनेशन करवाना था मतलब sir. अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट? Yes sir. ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है और किसके बीच में एनर्जी, चार्ज बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है, ड्यू टू विच एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करता है. इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी एंड देन वाइस वर्सा. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए. व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर, डेफिनेशन जो लिखा रहा वो लिखिए. व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एक मिनट. When a charged capacitor charged capacitor is allowed to discharge, when a charged capacitor is allowed to discharge yes through an inductor, inductor electrical oscillation of electrical oscillation of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are known as LC oscillation. Electrical oscillation of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are known as LC oscillation. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. ये तो हमने वो पढ़ लिया था लास्ट टाइम. हमने ये भी देख लिया था कि क्या रीजन होता है और कैसे किस तरह से करंट फ्लो करता है. तो अगर पहली बार कैपेसिटर वाज कंप्लीटली चार्ज एंड करंट फ्लोज, ऑब्वियसली कैपेसिटर हैज टू बी कंप्लीटली चार्ज फॉर द फर्स्ट पार्ट. तो अगर कैपेसिटर से करंट फ्लो करेगा, फिर वो फ्लक्स चेंज होगा इंडक्टर में. तो वंस द कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्जेस, उसके बाद करंट विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर. फिर उसके बाद कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा एंड सो ऑन द प्रोसेस विल कंटिन्यू. ये हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया था आपको एंड आई होप यू रिमेंबर दैट. अब इस पे हम आगे की बात करते हैं. ठीक है, इफ यू रिमेंबर दोस थिंग्स, तो हम आगे की बात करते हैं कि भाई एलसी ऑसिलेशन, अच्छा ये होगा वो होगा, बहुत बढ़िया सा. तो अब इसके हम मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं. अच्छा, दूसरी बात बेटा डियांगो, आप एक बात ये समझिएगा कि जो एलसी ऑसिलेशन जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन. अनडैम्प्ड का मतलब है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी लॉस ऑफ एनर्जी, राइट. रियल जो एलसी ऑसिलेशन जो एक्चुअल होते हैं, उसमें देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी. एंड व्हाई विल देयर बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, आई विल टेल यू लेटर ऑन. बट अभी फिलहाल समझो, जो एलसी ऑसिलेशन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी लॉस ऑफ एनर्जी. हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी जो है पूरी की पूरी, it is getting converted from capacitor to inductor and then again inductor to capacitor, and the history will repeat and the process will continue without the loss of energy. Clear? मतलब we are not considering any loss of energy. So such an LC oscillation is called as undamped oscillation. और undamped oscillation में आप याद रख सकते हो कि आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमेशा फिक्स रहेगा. एनर्जी वर्सेस टाइम का अगर कोई आपसे कोई ग्राफ पूछ ले, तो ये हमेशा, यस इट इज ऑब्वियसली चेंजिंग साइनोसॉइडली और कोसाइन जैसे भी होगा, बट इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. द पीक हैज द सेम हाइट, दैट मींस द पीक इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्लियर? yes ये अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन है. डैम्प्ड आपको पढ़ना नहीं है, बट उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा. अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. अब बेसिकली हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को पता करेंगे. वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन. तो देखिए, इसके लिए आप ऐसा इमेजिन करिए कि वी हैव एन इंडक्टर हियर, वी हैव अ कैपेसिटर हियर. ठीक है, एंड इनिशियली द कैपेसिटर वाज चार्ज्ड. तो एट t इक्वल टू 0 मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज q नॉट, व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट. भाई इनिशियल जब कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे, दैट हैज टू बी मैक्सिमम. उसको आप मैक्सिमम चार्ज कहेंगे. ठीक है, अब ये मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज प्लेट. किसी भी टाइम पे मान लो एट एनी टाइम t,
चार्ज ऑन कैपेसिटर, किसी भी टाइम टी पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर अपन मान लेते हैं कि Q हो गया। ऑब्वियसली चार्ज जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा ना विद टाइम, तो हम मान लेते हैं कि Yes. किसी भी टाइम टी पे द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू Q। तो मान लो कि ये Q चार्ज है, तो उस इंस्टेंट पे बेटा कुछ करंट भी तो फ्लो कर रहा होगा बच्चे। मान लीजिए कि इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? Yes. पक्का? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो चलो अप्लाइंग केवीएल, अगर हम केवीएल अप्लाई करें, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल क्या होता है बेटा एंगमो? व्हाट इज केवीएल? क्या नाम? Kirchhoff voltage law. वेरी गुड। तो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल में आपने हमेशा बोला है कि एक लूप में हम जाते हैं। तो अगर हम इसमें वोल्टेज देखें ना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज कैन बी रिटन एज इक्वल टू Q by C, एंड आई हैव स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। तो मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा हूं, इसका मतलब आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो लोअर से हायर जा रहा हूं, इसका मतलब है वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज, इसका मतलब है कि वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। और अगर आपको याद हो तो मैंने इंडक्टर के केस में कहा था आप इसको L divided by dt लिख लीजिएगा। इंडक्टर के केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बेटा? सिर्फ ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इंडक्टर में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट? माइनस L divided by dt, भूल गई? LD. हाँ, दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन अ क्लोज्ड लूप द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस मस्ट बी इक्वल टू 0। यही तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है। Yes. बहुत बढ़िया। तो Q by C माइनस ऑफ LDI by dt इज इक्वल टू 0। ओ हो, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां से मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये Q by C एज इट इज रहने दो, माइनस ऑफ L di by dt को मैं क्या लिख सकता हूं? di को मैं ऐसे लिख सकता हूं dq by dt। थिंक अबाउट इट। Can I write this I? Current is basically dq by dt or not? Rate of flow of charge. Yes, sir. अच्छा, चार्ज, व्हाट इज हैपनिंग टू चार्ज विद Yes. टाइम? ठीक है, चार्ज के साथ क्या हो रहा है? इज इट इंक्रीजिंग विद टाइम और इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम? Change. चेंज तो हो रहा है, बट इज इट इंक्रीजिंग Decreasing और? with time. ऑब्वियसली इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज पहली बार करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द कैपेसिटर, तो ऑब्वियसली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी डिक्रीजिंग। तो यहां पर एक माइनस साइन भी लगा सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज। क्लियर बच्चे? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L d2q अपॉन Yes, dt sir. स्क्वायर प्लस ऑफ Q by C विल बी इक्वल टू 0। यहां तक नोट करो। कर लिया? इसके आगे एक और चीज Yes, लिख लो, sir. डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाई L। सारे टर्म को आप L से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड ईच टर्म, L मतलब इंडक्टेंस, आप सारे टर्म को L से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप सारे टर्म को L से डिवाइड कर देंगे तो what will you get finally? You will be getting this as d2q upon dt square plus of q by LC is equal to 0। आप, मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, बट हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो। ओमेगा was equal to 1 upon under root LC। Do you remember? Resonance frequency, try to remember। ओमेगा was equal to इतना, तो ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 upon LC। आप अगर पीछे फॉर्मूलाज देखेंगे अपने नोट्स में तो यू विल फाइंड दिस फॉर्मूला। याद करो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हेन XL was equal to XC, तो उस केस में हमने रेजोनेंस Yes, sir. फ्रीक्वेंसी की Yes, वैल्यू sir. निकाला था ना। इस वैल्यू को आप यहां रख सकते हो, मतलब यू कैन राइट दिस एज d2q upon dt स्क्वायर्ड प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय q इज इक्वल टू 0। टेल मी यस और नो। Yes, sir. अच्छा, ये इक्वेशन देखो और थोड़ा Sir, दिमाग वो पे वाला जोर। फॉर्मूला इधर. हाँ बोलो, बोलो कौन सा वो वाला? वाला फॉर्मूला इधर क्यों यूज हो रहा है? ओमेगा. इसलिए इसलिए है तो, ओमेगा वाला. हाँ, बिकॉज इट इज ऑल्सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये तो 1/LC आया ही है ना, और 1/LC की वैल्यू क्या होती है? तो 1/LC जो वैल्यू होती है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, ये हमने पहले पढ़ा है। ये बात ऐसी ही होगी ना कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कहीं पर भी अगर फोर्स लिखा हो तो उसकी जगह मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना कहीं भी। नहीं, यही बात समझ Oh yes. बेटा। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ए आगे प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है, ठीक है, तो अब मुझे कहीं पर भी इस फॉर्म का दिखेगा तो मैं ये यूज कर सकता हूँ ना। दिस इज व्हाट आई हैव डन। yes. ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब मेन पॉइंट यहाँ है सर, हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एवर इन योर लाइफ? चलो मैं थोड़ा इसको और आसान कर देता हूँ। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इन क्लास 11th? Square. नहीं याद आ रहा, मैं याद दिलाता हूँ। d2x/dt² प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होती थी SHM में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, SHM। ये आपने हो सकता नहीं पढ़ा हो, Yes. बट मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे अगर आप स्प्रिंग के साथ किसी ब्लॉक को अटैच कर दें और इस ब्लॉक को ऐसा पुल करके छोड़ दो तो ये ब्लॉक ऐसे ऐसे करेगा, टू एंड फ्रो, टंग 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 टंग। उसी को SHM कहते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। खैर, कुछ भी याद नहीं आया तो सुनो। Yes. ये इक्वेशन है। अब मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, इक्वेशन ये है, तो एवरी इक्वेशन हैज इट्स सॉल्यूशन, राइट? कोई भी इक्वेशन लिखोगे तो उसकी सॉल्यूशन तो होगी, बिना सॉल्यूशन के कोई इक्वेशन तो होगी नहीं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन और दिस काइंड ऑफ इक्वेशन? याद रखो, ये आपको पढ़ना नहीं है इस तरह की इक्वेशन, मैथ्स वाले बच्चों को भी 12th में पढ़ना होता है, बट आपके पास मैथ्स नहीं है तो खैर आपको उतना दिमाग चलाना ही नहीं है। अब सिंपल सी बात याद, और आपको ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपको सिंपली याद रखना है कि इस फॉर्मेट की इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं। सुनना, Q एक सोल्यूशन होता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, एक ये होता है, और दूसरा सोल्यूशन होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज सोल्यूशंस। ओमेगा आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 1/√LC है, सही? Yes. क्यू नॉट का मतलब है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है? Q का क्या मतलब है? व्हाट इज दिस Q हियर? इस Yes. Q का मतलब है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे कुछ भी चार्ज हो सकता है ना, तो किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है एट एनी टाइम t, दैट इज बेसिकली Q। और t क्या चीज है इस इक्वेशन में? तो t इज टाइम। नहीं आया, नहीं आया। ओमेगा पता है आपको कि Yes, ओमेगा sir. क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कुछ कुछ हजम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ डियानो, आउट ऑफ दीज टू इक्वेशंस, Yes. आउट ऑफ दीज टू इक्वेशन मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। मुझे एक बात बताओ, अभी जो आपने नोट किया, टेल मी दैट कि at t equal to 0 what is the charge of the capacitor? Is it maximum or it is 0 or it is some other value of charge? What is the charge of the capacitor at t equal to 0? Maximum. मैक्सिमम। चल देखो, अगर मैं इन दोनों पॉसिबिलिटी में से, इन दोनों पॉसिबिलिटी को देखो, अगर मैं चार्ज की वैल्यू t की वैल्यू 0 पुट करता हूं एट t इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी यूज करूंगा मैं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा t की वैल्यू 0 पुट कर दो, और इधर क्या पुट करो? इधर भी वही काम करो, क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा इनटू t की जगह 0 पुट कर दो। नहीं आया। मैं दो इक्वेशन है ना, मैं दोनों को Yes, sir. टेस्ट कर रहा हूं, बेसिकली ऐसा समझो, टेस्ट कर रहा हूं। कॉस ओमेगा 0, इसका मतलब ये हो गया कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस 0, और इधर अगर मैंने कर दिया तो ये हो गया क्यू नॉट साइन 0। करेक्ट है? Yes. Yes, sir. ठीक। कॉस 0 की वैल्यू बताइए। 1. 1। इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और साइन 0 की वैल्यू, Yes. साइन 0 की वैल्यू 0. तो Q इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, T जब 0 था तो चार्ज की वैल्यू 0 होगी या क्यू नॉट होगी?
T0 पे क्यू नॉट। होगी सर। कौन सी इक्वेशन मुझे वो चार्ज दिखा रहा है, कॉस वाली इक्वेशन या साइन वाली इक्वेशन? कॉस कॉस वाली। तो आउट ऑफ कॉस बोथ वाली द, इक्वेशन। वेरी गुड, तो आउट ऑफ द टू पॉसिबिलिटी विच वन आई विल चूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? कॉस वाला या साइन वाला, विच वन शुड बी? कॉस ओमेगा। कॉस वाला, वेरी गुड। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा आउट ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज, चार्ज का जो इक्वेशन होगा किसी भी टाइम पे, वो हम लेंगे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे सोल्यूशन से हमें क्या मिला, इस पूरे सोल्यूशन से हमें चार्ज की वैल्यू कैसे निकालनी है वो पता चल गया कि वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और कैसे हम फाइंड करेंगे, तो बाय द इक्वेशन एज शोन फाइनली कि Q is equal to Q naught cos omega t, where Q naught is maximum charge, Q is the charge at any instant t, omega is angular frequency and t is time। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है किसके लिए, तो ये इक्वेशन बन जाती है एलसी ऑसिलेशन में चार्ज की ऑसिलेशन के लिए। भाई चार्ज ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है तो इसी इसमें इक्वेशन बन गई चार्ज के ऑसिलेशन के लिए। अगर ये हो गया हो तो बताइएगा। यस सर, डन सर। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनिए, इसी में एक और चीज मैं कर देता हूँ। ये तो हो गया अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने कोई लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं किया है। तो आपको एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन प्रूफ करने वाला, प्रूव दैट इन एन, या ऐसे लिख लो, प्रूव दैट इन अ अनडैम्प्ड LC oscillation, total energy always remains constant। मतलब टाइम के साथ there will be no change in the energy, the total energy will always remain constant। टाइम के साथ एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, पूछा गया है सीबीएसई में। ठीक है, राइट बेटा? यस सर। तो देखो एलसी, अब इसका प्रूफ देखते हैं। पहली बात हमें मालूम है कि किसी भी एलसी ऑसिलेशन सर्किट में दो एलिमेंट होगा सर्किट का, एक होगा कैपेसिटर और दूसरा होगा इंडक्टर। ठीक है, तो मान लो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम, पहले हम तो ऐसे मान लें कि एट टी इक्वल टू 0, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू नॉट विच इज मैक्सिमम। और आप ये भी मान लें कि लेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी and inductance is equal to L। मुझे एक बात बताइए डियांगो, अगर at t equal to 0 all the charges are stored in the capacitor, तो जो टोटल एनर्जी है कैपेसिटर प्लस इंडक्टर की टोटल सम ऑफ एनर्जी, वो किस में स्टोर होगी? दोनों में होगी t0 पर, या सिर्फ कैपेसिटर विल बी होल्डिंग द होल एनर्जी ऑफ द सर्किट? Capacitor, because try to understand why I am saying this, because at t equal to 0 पूरा चार्ज कैपेसिटर पे, मतलब there is no flow of current, और करंट जब तक फ्लो नहीं करेगा इंडक्टर में एनर्जी कहां से आएगी? इंडक्टर की एनर्जी होती है हाफ LI²। तो t0 पे आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज नो करंट, इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज 0। तो पूरी की पूरी एनर्जी कहां है? कैपेसिटर में है। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी को बेटे मेरे प्यारे, क्या मैं Q0² लिख सकता हूं? सोच के देखो। यस सर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज Q²/2C इन टर्म्स ऑफ चार्ज, और भी उसके फॉर्मूला होते हैं हाफ CV², हाफ QV, बट चार्ज के टर्म्स में तो मैं यही लिखूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एट एनी टाइम t लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर is Q and current in circuit is I। अब करंट है तो अब एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर में होगी या सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर? इंडक्टर में भी होगा।
इंडक्टर में भी होगी। तो आप लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर बाई टू सी, बिकॉज किसी इंस्टेंट पे चार्ज मैंने क्यू मान लिया, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर हाफ एल आई स्क्वायर पोटेंशियल। नहीं, पोटेंशियल नहीं है यहाँ पर, कोई पोटेंशियल का मतलब नहीं है। बेसिकली एनर्जी का मतलब है कि कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी। तो देखो, करंट फ्लो हुआ है तो इंडक्टर में भी एनर्जी आएगी और कैपेसिटर में भी एनर्जी है, बिकॉज चार्ज इज स्टिल देयर ऑन द कैपेसिटर एंड द चार्ज हैज नॉट येट बिकम जीरो। तो इस इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं कि देयर विल बी एनर्जी इन बोथ कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर। ठीक है, या कोई दिक्कत है तो पूछो। डन सर। डन। तो अब इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अच्छा, अब ये क्यू की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? तो हमें मालूम है कि देखो, क्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, फाइनल एनर्जी में 1/2c। क्यू की वैल्यू अभी आपने लिखा था क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखो, किसी भी टाइम पे चार्ज की वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू एल। आई को हम क्या लिख सकते हैं? तो आई को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ क्यू। सोच के देखो, आई को हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। इस पे थोड़ा सा एक स्टेप और भी थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा सर यहां से क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ हाफ इंटू एल। यहां पर भी क्यू की वैल्यू आप एज इट इज रख दो, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो यू फाइनल को हम लिख सकते हैं क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ हाफ इंटू एल इंटू क्यू नॉट स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा का स्क्वायर। देखिए अगर आपको समझ में आया तो देखो, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। यस। तो इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कि इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू सी प्लस ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू एल, और ओमेगा को बाहर ले लो तो ओमेगा स्क्वायर, और इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ही हो जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। यस। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू फाइनल को देखो, थोड़ा सा एक और स्टेप समझना होगा आपको। क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू सी प्लस ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टू। ओमेगा स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ध्यान से देखो, एल सी लिखा था। देखो एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा। देखो डी आई नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड एवरी स्टेप ऑफ इट और नॉट। अगर कोई इशू है तो पूछो। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम यस सर, डन सर। डन। तो अब देखिए इस पूरे इक्वेशन को देखिए, विच इज द लास्ट वन। इसमें क्यू नॉट स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ, टू सी इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, ये सब बाहर कर दो तो क्या बचेगा? ठीक है, तो देखो क्या बचा। अगर हम फाइनल अब वैल्यू ऑफ एनर्जी लिखें तो वी कैन राइट क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी बाहर, तो इन ब्रैकेट यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1, तो फाइनल जो एनर्जी आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। अब देखो तो इनिशियल कितनी थी, देखो इनिशियल इतनी ही थी क्या? क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी ही थी क्या इनिशियल एट टी इक्वल टू जीरो? एट टी इक्वल टू जीरो आपकी एनर्जी इतनी ही थी क्या? Oh yes. And final is also the same. इसका मतलब एनर्जी इनिशियल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी एट एनी इंस्टेंट टी।
किसी भी टाइम टी पर जो एनर्जी है और किसी इनिशियल वाली जो एनर्जी है, दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल, राइट? yes, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एनर्जी इज कांस्टेंट, constant. है ना? प्रूफ कर दिया हमने कि एनर्जी इज कांस्टेंट विद टाइम। सर जी एनर्जी हम्म, चार्ज का एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी चार्ज का एनर्जी है ना? चार्ज का एनर्जी नहीं होता। एनर्जी तो स्टोर होता है कैपेसिटर में और इंडक्टर में। कैपेसिटर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और इंडक्टर में ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनर्जी चार्ज की नहीं है, ये एनर्जी कैपेसिटर प्लस इंडक्टर की टोटल एनर्जी है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। मैंने आपको बोला था ना कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ओ यस तो ये जो कैपेसिटर प्लस इंडक्टर का जो हमारा सर्किट है ना, उसकी ये एनर्जी है कि टोटल एनर्जी इनिशियल एंड टोटल एनर्जी फाइनल इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके सर हो गया? यस सर देखो इसी में एक एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। फॉर LC circuit, find the values of time at which energy is completely electrical and energy is completely magnetic। मतलब आपको वो टाइम की वो वैल्यूज बतानी है, कंप्लीटली मैग्नेटिक। आपको टाइम की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिन वैल्यूज ऑफ टाइम पर एनर्जी या तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी और एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी। You have to find out the values of time at which energy of LC circuit will be completely electrical, and the second part is it will be completely magnetic। क्वेश्चन नोट करो, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा इसको। डन सर अब सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर पॉइंट ये है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, मैंने आपसे क्या बोला, एलसी सर्किट में दो कंपोनेंट हैं, एक तो कैपेसिटर है और दूसरा जो है वो इंडक्टर है। अब मैंने आपको इसमें आपसे ये बोला कि सर कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यस अगर यस बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनर्जी मुझे कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो अगर इफ यू वांट कंप्लीटली एनर्जी टू बी इलेक्ट्रिकल, मतलब पूरी सर्किट की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी एनर्जी शुड बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ओनली। नहीं आया? यस और कैपेसिटर में पूरी एनर्जी ऑफ द सर्किट सिर्फ कैपेसिटर कब स्टोर कर सकता है? जब चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। सोच के देखो भाई, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे पूरी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में चाहिए, तो इसका मतलब है पूरी एनर्जी शुड बी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, और कैपेसिटर पूरी एनर्जी तब स्टोर कर सकता है जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस इसका सर मतलब उस इंस्टेंट पे इंडक्टर की एनर्जी शुड बी जीरो। उस इंस्टेंट पे इंडक्टर की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो दैट शुड बी जीरो, ठीक है। तो देखो, फॉर एनर्जी टू बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, फॉर एनर्जी टू बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होना है, तो फॉर दिस पर्पस मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर शुड बी मैक्सिमम। अब
कब चार्ज कैपेसिटर पे मैक्सिमम हो रहा है वो निकाल लो। चार्ज ऑन कैपेसिटर शुड बी मैक्सिमम। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कब कब मैक्सिमम हो रहा है वो टाइम पता कर लो। वही टाइम होगा जब आपकी एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। समझे आप मेरी बात? t equal to 0 से नहीं है 0 बेटा, वो एक ही बार नहीं होगा। The history will repeat and the capacitor will acquire maximum charge again and again after some particular interval of time. देखो पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज भी तो होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है। तो अगेन एंड अगेन कैपेसिटर विल एक्वायर द मैक्सिमम चार्ज। एक ही बार थोड़ी ऐसा होगा, सोच के देखो। yes इसीलिए आपसे ये नहीं बोला वैल्यू ऑफ टाइम, नहीं बोला वैल्यूज ऑफ टाइम। इसका मतलब है कब कब ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा बार बार होगा। समझ रहे हैं आप? yes तो देखो कैसे करेंगे, छोटी सी बात है। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो चार्ज की ये Q की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? Q नॉट। ये स्टेप समझना पहले तो। Why did I write Q as Q नॉट? डियांगमो, why did I write Q as Q नॉट? मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, बिकॉज ये Q का मतलब हुआ चार्ज एट एनी टाइम, बट उसको Q नॉट कर दिया, इसका मतलब है वो चार्ज जो मैक्सिमम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ सर Q नॉट विल कैंसल आउट बाय Q नॉट। तो इसका मतलब हो गया कि cos ऑफ ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 1। yes ठीक है, इसमें एक और बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर +1 और -1 दोनों हमें लेने हैं, क्योंकि कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है उसकी पोलैरिटी भी तो चेंज होती है ना। कि अगर पहली बार कैपेसिटर पे ऐसे चार्ज था, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो दूसरी बार ऐसे हो सकता है कि नीचे प्लस ऊपर माइनस। फिर तीसरी बार क्या होगा? फिर द थर्ड टाइम अगेन द पोलैरिटी विल आल्सो चेंज, फिर प्लस और नीचे माइनस, फिर प्लस नीचे और माइनस ऊपर। तो पोलैरिटी भी रिवर्स हो रही है। इसका मतलब पॉजिटिव भी कंसीडर करना है और निगेटिव भी। नहीं आया? yes sir I guess तो cos ओमेगा टी की वैल्यू प्लस या -1 दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो cos की वैल्यू प्लस और माइनस कितने कितने एंगल पे होती है वो मैं बता देता हूं आपको। आप याद रखिए, cos 180 पता है आपको कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1 1। और plus 1 cos +1 और cos 180 -1 -1। ऐसा बार बार होता है, ऐसा एक ही बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है, क्योंकि cos और sin अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा होता है। तो ऐसा बार बार होता है ना? तो अब इस बार बार के लिए एक जनरल आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू n पाई। कितना पाई? n पाई, वेयर n इज व्हाट? n इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। कैसे? अगर n की वैल्यू 0 रख दो तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो गई, मतलब एंगल की वैल्यू 0 हो गई। n की वैल्यू yes 1 रख दो तो एंगल की वैल्यू पाई हो गई, और पाई मतलब 180 डिग्री होता है। नहीं आया? yes ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा n टी n case n बताया ना, n इज एन इंटीजर। इट कैन बी एनीथिंग, 0 1 2 3 4 5। ये जनरल वैल्यू हो गया, जनरल सोल्यूशन कि cos की वैल्यू प्लस या माइनस कब कब होगी। तो जनरल उसका मैंने वो निकाल दिया, n पाई, वेयर n कैन बी एनी नंबर, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। नहीं है बस समझ में। जैसे yes n की वैल्यू 0 रखो तो ओमेगा टी विल बिकम 0, n की वैल्यू 1 रखो तो ओमेगा टी विल बिकम पाई, n की वैल्यू 2 रखो तो ओमेगा टी विल बिकम 2 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगी कहानी। ठीक है फिर हमेशा 180 डिग्री और 0 डिग्री जी? फिर हमेशा 180 डिग्री और 0 डिग्री आएगा सर नहीं ओमेगा के टी का वैल्यू। नहीं, ओमेगा टी की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, बट वो हमेशा मल्टीपल होगा पाई का। जैसे देखो 0 पे 1 हुआ ना, ये 0 पे, ठीक है। yes फिर ये -1 होता है कहां पर? पहली बार एंगल कितना? 180, ठीक है। फिर से ये +1 पे पहुंचेगा, बट इस बार ये एंगल अब 0 नहीं है, अब ये एंगल हो गया 2 पाई। नहीं, ये बात समझ में? फिर ये नेगेटिव होगा, तो ये बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो मैं नहीं आया ना? पहली बार तो +1 आया 0 पर, लेकिन फिर दोबारा फिर से +1 आएगा। वो कहां पर आएगा? 360 पर।
कॉस की वैल्यू रिपीट करती है अपने आप को अलग अलग एंगल्स पे। मतलब जो वैल्यू 0 पे आती है वही वैल्यू 2 पाई पे आती है, वही वैल्यू 4 पाई पे आती है, एंड सो ऑन। नहीं, ये बात समझ। यस सर। जो वैल्यू पाई पे आती है वही वैल्यू 3 पाई पे आती है, वही वैल्यू 5 पाई पे आती है, एंड सो ऑन। ठीक है। यस सर। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है एन पाई। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है। जीरो, अगर जीरो रख दूंगा तो इसका मतलब जीरो की बात कर रहा हूं, मतलब 1 रख दूंगा तो पाई हो जाएगा, 2 रख दूंगा तो 2 पाई हो जाएगा, 3 रख दूंगा 3 पाई हो जाएगा। तो ये एक के बाद एक के बाद एक वैल्यू हमें मिलती जाएगी। नहीं आया? आगे सर। अच्छा, ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, वेयर टी कैन बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी की वैल्यू कुछ आ जाएगी n बाई 2। ओमेगा टी है। ये एक चीज सॉरी। छूट गई मेरे से, ये छोटा टी छूट गया, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एन टी बाई 2। 20/2। अच्छा, ये ओमेगा में कंफ्यूज नहीं होना। ओमेगा को हम टाइम पीरियड के टर्म्स में जब लिखते हैं ना, ओमेगा को हम टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी। टी कैसे इसमें? टी बता देता हूँ। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। छोटा वाला। और छोटे वाले टी का मतलब है कोई भी टाइम, एनी टाइम, एनी जनरल टाइम। यस। डन सर। ठीक है, 1 मिनट रुकना। हाँ जी। दूसरा मैंने क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था ना। दूसरा पार्ट क्या था? एनर्जी को कंप्लीटली क्या करना था? इंडक्टर पे। हाँ, मैग्नेटिक करना था। तो जब एनर्जी को कंप्लीटली मैग्नेटिक करेंगे तो आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा? 0। 0। वेरी गुड। 0। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। Q इज इक्वल टू फॉर कंप्लीटली मैग्नेटिक, मैं लिख देता हूँ, फॉर एनर्जी टू बी completely magnetic, charge on capacitor should be 0। कैपेसिटर पे जो चार्ज होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए? 0। तो ये हो जाएगा सर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, बट Q शुड बी इक्वल टू 0। तो Q नॉट कॉस ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी चाहिए? 0। और कॉस की वैल्यू 0 कितने कितने एंगल पे होती है मैं फिर से बता देता हूँ, सिर्फ 90 पे नहीं होती, बार बार होती है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है 2n + 1 पाई बाई 2। इस n का मतलब होता है कुछ भी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। समझे? इसको फिर से हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2n + 1 t बाई 4। ये वो वैल्यूज ऑफ टाइम है जिसपे एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक हो जाएगी। एन का वैल्यू क्वेश्चन में होगा सर? नहीं नहीं, वो तो एक जनरल आपसे पूछा जाएगा। एन का जैसे हम लिखते हैं ना कि जैसे मान लो कि मेरे पास x मैंगोज हैं, तो x मैंगोज का क्या मतलब होता है? x कैन बी 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर जो कॉस है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है ना, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कॉस की।
कॉस अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली रिपीट करेगा या नहीं करेगा बेटा? यस सर करेक्ट। ठीक है, तो वो कब कब रिपीट करेगा? जैसे अगर मान लो कि मैं n की वैल्यू 0 रख दूं, n की वैल्यू 0 रख दूं, तो ये π/2 हो जाएगा ना, 90 डिग्री। फिर n की वैल्यू 1 रखूं तो ये 3π/2 हो जाएगा। मतलब ये वो वैल्यूज हैं जिस पर कॉस अपने आप को क्या कर रहा होगा, बार बार रिपीट कर रहा होगा। यस समझे? नहीं समझे? समझ गई सर। ठीक है, नोट करो। डन सर। लास्ट टॉपिक जो है आपके इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर समझ लीजिए क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच चेंजेस द वोल्टेज। ये वोल्टेज को चेंज करता है ना, मतलब अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो मतलब तो उसको बढ़ा भी सकता है ये, और ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम भी कर सकता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसी वोल्टेज, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग किस बात पे बेस्ड होती है? तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग बेस्ड होती है ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे बेस्ड होती है? ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मान लीजिए कि ये कोई ट्रांसफार्मर है, अब समझिएगा ट्रांसफार्मर में होता क्या है, आप इस बात को समझिए। बेसिक सा ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें हम कोई लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में ये दो कॉइल्स होती हैं, ये एक कॉइल होती है और एक दूसरी कॉइल होती है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। दो कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन सी कॉइल है बेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी। दिस कॉइल इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस कॉइल इज सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सुन रही हैं आप? और इसके अक्रॉस हमें वो वोल्टेज जिसको बढ़ाना या कम करना है उसको हम यहां से पास करते हैं, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, ठीक है, एसी को हम यहां से पास करते हैं और यहां पे हम आउटपुट ऑब्टेन करते हैं, यहां पर हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एसी को हम यहां से पास करते हैं और यहां से आउटपुट ऑब्टेन करते हैं, तो मुझे एक बात समझाइए, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक। तो मुझे एक पॉइंट समझाइए कि अगर मैं यहां से एसी पास करूंगा इस प्राइमरी में, तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या नहीं होगी बेटा? प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो आपको नहीं लगता कि देयर विल बी अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कॉइल आल्सो? प्राइमरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकेंडरी में भी चेंज होगी, क्योंकि जो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो यहां से पास करेगी, ठीक है। तो अगर जो यहां से निकला वो यहां से पास हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन होगा? बोलो। करंट भी पास होगा ना? हाँ, करंट पास हुआ, इस कॉइल में करंट पास हुआ, तो करंट पास हुआ तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड अगर प्राइमरी में प्रोड्यूस होगी तो सेकेंडरी में भी तो प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ये दोनों कॉइल एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। तो ये जो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास करेगी या नहीं करेगी बेटा? करंट पास हुआ इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो जो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड है वही तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फील्ड होगी, सोच के देखिए। ठीक है, एक हाँ जी, नहीं समझ आ रहा है, फिर से बोलो। सेकेंडरी में ये करंट जो है, ये सोर्स, मतलब अगर मुझे एक बात बताओ, ये कॉइल है, इसके साथ अगर मैं बैटरी इसके साथ बस लगा दूं तो करंट तो बस इसी में पास हो रहा है ना, बट उसका इफेक्ट इसमें आ रहा है। ये बात ऐसी ही होगी ना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई कॉइल ले लिया, ये कॉइल, ये एक आपको मैंने कराया था ना म्यूचुअल इंडक्शन में, कि एक कॉइल लिया, इसके साथ ये सेल वेल लगा दिया है और इसके साथ मैंने एक दूसरा कॉइल इसके पास रख दिया है, तो करंट तो इसमें पास हो रहा था, बट इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही थी। म्यूचुअल इंडक्शन इसमें हुआ था या नहीं दूसरे वाले में?
याद आ रहा है? तो चलो इसका ना कंप्लीट डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं अभी। कंप्लीट डिस्कशन में बस यही ट्रांसफॉर्मर रह गया आपका, वो कंप्लीट डिस्कशन उसका नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ओके नेक्स्ट अनिमो, चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ऑप्टिक्स, इन दोनों में से कोई सा भी पढ़ेंगे।